नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 जो है हमारी रीट लेवल 1 की मैथमेटिक्स में यूनिट 2 उसमें है गुणनखंड, जिसमें गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, एलसीएम है, एचसीएफ है, वो सब हम इस यूनिट के जो पोर्शन है लास्ट वाला वो हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुणनखंड, और इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली है और यूनिट सेकंड में जो फ्रैक्शन जो पार्ट था, भिन्न का जो पार्ट था वो कंप्लीट हमने कर लिया है। यदि आपने वो देख लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा हो तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उन वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी उसका फीडबैक जरूर दें। देखिए, आप वीडियो का फीडबैक देना ना भूलें। आप जब वीडियो को फीडबैक देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ और सुधार होने की गुंजाइश रहती है। ठीक है, तो जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो से कितना लाभ हुआ, क्या जो आपको चाहिए था वो आपको मिला या नहीं मिला, तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। चलिए हम शुरू कर रहे हैं इस यूनिट में गुणनखंड यानी कि फैक्टर। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, गुणनखंड जब हम निकालते हैं तो हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की। तो अभाज्य गुणनखंड पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले संख्याओं के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में, भाज्य संख्या क्या होती है, इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर हमें पता चलना चाहिए कि हम गुणनखंड किसे कहते हैं, क्या चीज होती है गुणनखंड। तो सबसे पहले हम संख्याओं की यदि बात करें तो अगर हम प्राकृत संख्याओं की बात करें, हमने कहा था प्राकृत संख्याएं जो होती है वो एक से स्टार्ट होती है। एक, दो, तीन, चार, पांच, इस तरीके से ये सारी क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। अगर हम इनको देखें तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम दो से। एक की बात हम बाद में करेंगे। दो को अगर हम बात करें तो दो में किन किन संख्याओं का भाग जाता है, तो हम कहेंगे भाई दो में एक तो एक का भाग जाता है और एक दो का। जब भी भाग जाएगा तो वो हमेशा उससे छोटी संख्या का जाएगा, या तो उसके बराबर या उससे छोटी बड़ी संख्या से तो जाएगा नहीं। दूसरी चीज हम बात करें मान लो तीन की, कि भाई तीन में किन किन संख्याओं का भाग जाता है, तो हम कहेंगे भाई एक का जाता है और तीन का जाता है, दो का भाग तीन में नहीं जाता। जैसे ही अब आगे बात करेंगे हम चार की, तो हम कहेंगे भाई एक का भी जाता है, दो का भी जाता है और चार का भी जाता है। फिर बात करें अगर हम पांच की, तो पांच में सिर्फ एक का और पांच का। फिर बात करें छह की, तो छह में किस किस का भाग जाएगा, एक का भी जाएगा, दो का भी जाएगा, तीन का भी जाएगा और छह का भी जाएगा। बात करें सात की, तो सात में एक का और सात का। आठ की बात करें तो आठ में एक का, दो का, चार का और आठ का, इन सब का भाग जाता है। इसी तरीके से यदि नौ की बात करें तो एक, तीन और नौ। दस की बात करें तो एक, दो, पांच और दस, इस तरीके से ये दस के इन इन सब चीजों का भाग जाते हैं। तो जिन जिन का भाग जाता है इनको कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। दो का फैक्टर है एक और दो, तीन के फैक्टर हैं एक और तीन, चार के फैक्टर हैं एक, दो, चार, पांच के फैक्टर हैं एक और पांच, छह के फैक्टर हैं एक, दो, तीन, छह। तो यहां पर कुछ संख्याएं देखो हमको ऐसी देखने को मिल रही हैं, जैसे कि दो है, तीन है, पांच है, सात है, और आगे चलेंगे तो 11 मिलेगा, फिर 13 मिलेगा। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके केवल दो ही गुणनखंड हैं, केवल दो ही फैक्टर हैं। कौन कौन से, एक तो एक, और एक वह संख्या स्वयं। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए एक बार अब हम बात करते हैं इधर। अभाज्य संख्या क्या हुई, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो। कौन कौन से, एक तो एक और एक संख्या स्वयं। एक तो एक और एक संख्या स्वयं, ये दो गुणनखंड जिसके होते हैं वह होती है अभाज्य संख्या। तो फिर बच गई वो क्या होती है, तो बच गई वो होती है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, और भाज्य संख्या बच गई वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये जो भाज्य संख्या है वो क्या होती है, ऐसी संख्या जिनमें स्वयं एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भी भाग जाता हो, या यूं कहें कि ऐसी संख्याएं जिनके
3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब बात करें हम एक की। देखो, एक में किसका भाग जाता है? एक में सिर्फ एक का भाग जाता है। अभाज्य संख्या हमने वो कही थी जिसमें दो संख्याओं का भाग जाता हो, एक तो एक का और एक स्वयं का, यानी कि कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2। और भाज्य संख्या वो थी जिसमें 3 या 3 से अधिक गुणनखंड थे, 3 या 3 से अधिक, जबकि एक ऐसी संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड है। इसलिए ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट बात है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक को भाज्य और अभाज्य दोनों में से किसी में भी काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 1 से लेकर के 100 तक की जो संख्याएं होती हैं उनमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। देखिए, हम पहले लिखते हैं 1 से 10 तक। 1 से 10 तक में सबसे पहली संख्या होती है 2। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि एक अकेली 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। उसके अलावा कोई भी सम संख्या दो अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी सम संख्या होगी 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो भी होगी वो 2 से तो जरूर विभाजित होगी, जबकि हमने कहा कि वो संख्या या तो 1 से विभाजित होनी चाहिए या फिर स्वयं से होनी चाहिए। तो जो 2 से विभाजित हो जाएगी वो फिर क्या कहलाएगी? वो भाज्य संख्या कहलाएगी। इसलिए 2 एक अकेली संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। तो स्टेटमेंट के तौर पे ये पूछा जा सकता है कि क्या ऐसी कोई संख्या है, या सही गलत पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। उसमें इसको डाला जा सकता है कि 2 एक अकेली सम अभाज्य संख्या है, ये बिल्कुल सही बात है। या फिर यूं पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और अकेली सम संख्या है जो कि अभाज्य है, वो भी 2। उसके बाद सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है जो अभाज्य है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3। तो अब हम बात कर रहे थे अभाज्य संख्याओं की। 2, 3, 5, 7, ये 4 संख्याएं हैं जो 1 से लेकर के 10 तक। उसके बाद 10 के बाद शुरू करें तो 11, 13, 17 और 19, ये भी कितनी संख्याएं हुई? 4 संख्याएं हैं जो कि ये तो 10 तक की है, ये 20 तक की। फिर 20 के बाद बात करें 23, 29, ये 2 संख्याएं हैं। उसके बाद 30 के बाद की बात करें तो 31, 37, ये भी 2 संख्याएं हैं। फिर 40 के बाद की बात करें तो 41, 43, 47, ये 3 संख्याएं हैं। फिर 50 के बाद बात करें तो 53, 57 और 59, ये भी 3 संख्याएं हैं। फिर 60 के बाद की बात करें तो 61, 67, ये 2 संख्याएं हैं। फिर 70 के बाद की बात करें तो 71, 73, 79, ये फिर 3 संख्याएं हैं। फिर 79 के बाद की बात करें, यानी कि 80 के बाद की बात करें तो 83, 83, उसके बाद 89, ये 2 संख्याएं हैं। और 90 के बाद की बात करें तो ये आती है 97, ये 1 संख्या है। तो टोटल देखो कितनी हो गई, 4 और 4 8 और दोनों मिलाकर के 4 तिया 12, 12 और 6 18, 18, 1 मिनट, एक्स्ट्रा तो नहीं लिख दी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, ये गलत लिख दिया हमने यहाँ पे।
यहाँ पे ये 3 नहीं 2 आएंगे। अब देखिए, 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24 और 1 25। तो ये 25 संख्याएं हैं। अब देखो, अगर आपको याद रखनी हो कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं कितनी है, क्या किस तरीके से है, तो देखिए, पहले स्टार्टिंग में 2 4 4, फिर 2 2, फिर 3, फिर 2 2, फिर 3, फिर 2 2, फिर 1, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2, फिर 1। इस तरीके से आप याद लिख रख सकते हो। क्या बताया मैंने? 2 बार 4, फिर 2 बार 2, फिर 3 एक बार, फिर 2, फिर एक बार 3, फिर 2, फिर 1। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 1। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप, बिल्कुल इजी है। फिर आप अगर आप चाहो तो इस तरीके से आप इनको लिख करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ध्यान रखना, ऐसे देख लेना भाई, 1 2 3, मतलब अब ऐसे तो कंप्लीट तो पूछी नहीं जाएंगी। जैसे मान लो 25 से छोटे पूछी गई तो 20 तक की कितनी हुई? 4 और 4 8 हुई 20 तक की। अब 20 के बाद भाई 21, 21 नहीं होगा क्योंकि 3 से डिवाइड है। फिर 22 2 से है, सम संख्या तो छोड़ ही दो। फिर 23 की बारी आती है तो 23 विषम होती अभाज्य संख्या होती है, तो ये इसमें काउंट कर लेंगे। 24 और 25 दोनों नहीं होते, तो 25 तक की बात करें तो 7 8 तो ये हो गई, एक ये हो गई, टोटल हो जाएंगे 9। इस तरीके से अपन आगे की जो जितनी भी संख्या है उनको ऐड करके देख सकते हैं। फिर भी मैं आप आगे यहाँ पे मैंने बता दिया है कि कहाँ से कहाँ तक की कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको मतलब आपकी समझ में आ जानी चाहिए। कोई इसका पर्टिकुलर रूल नहीं है कि भाई इसमें यही संख्या जो है वो अभाज्य होगी। अब देखो, भाज्य संख्या कौन सी होती है बता दिए मैंने, जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो वो संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या। अब हम यहाँ पे ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 से लेकर के 10 तक की 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर के 25 तक 9 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्या होती है। और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। और 1 से 1000 तक की अगर बात करें तो 168 अभाज्य संख्या होती है। 168। अब मैं अगर पूछूं कि भाई 1 से लेकर के 100 तक भाज्य संख्या कितनी होती है, तो अगर आप बताओगे कि 75, क्योंकि 75 में 100 में से 25 तो अभाज्य हो गई, तो 75 बच गई भाज्य, तो आपका जवाब होगा गलत। क्योंकि 75 नहीं 74 होती है भाज्य संख्या, लेकिन इसमें एक काउंट नहीं होता। अगर एक काउंट होता तो ये 75 हो जाती, क्योंकि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। स्टेटमेंट का प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न कथन में से सही कथन है या गलत कथन है। उसमें एक ऑप्शन दे दिया जाए कि एक एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, या भाज्य अभाज्य दोनों ही नहीं है। तो ये इस तरीके का प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करें 1 से 100 तक की भाज्य संख्या कितनी होती है, तो 1 से लेकर के 100 तक जो है वो 74 भाज्य संख्या होती है। और 1 से लेकर के 1000 तक, 1 से लेकर के 1000 तक 168 तो अभाज्य संख्या होती है। 168 और 1 ऐड कर लो इसमें, 169। अब बच कितनी गई? यहाँ बच गया 1 3 और ये बच गया 8, 831। 831 भाज्य संख्या होती है 1 से लेकर के 1000 के बीच में। अब बात करें भाज्य संख्या की, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे ये हो गया है। अब हम बात करते हैं इन संख्याओं के गुणनखंड के बारे में। हमने बात की कि किसी संख्याओं में किस किस का भाग दिया जाता है, वो होते हैं गुणनखंड। अब गुणनखंड की संख्या पर बात करें तो गुणनखंड जो सीमित होते हैं, कैसे? मैंने कहा कि मान लो एक संख्या ले ली 24, तो मैंने कहा कि बताओ 24 के गुणनखंड कितने होंगे। तो 24 के गुणनखंड से मतलब हो गया कि वो सारी संख्या है जिसका भाग 24 में जाता हो। तो 100% वो सारी संख्याएं या तो 24 के उन संख्याओं में से कोई भी संख्या होगी, वो या तो 24 के बराबर होगी या 24 से कम होगी। इसका मतलब जो भी संख्या होंगी वो सीमित होंगी। ठीक है, अब एक तो ये चीज होती है गुणनखंड, और एक होती है अभाज्य गुणनखंड।
अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि वो अभाज्य सारे टुकड़े, सिर्फ अभाज्य टुकड़े। अगर मैं यहाँ पे 24 की, चलो एक बार बात कर लेते हैं हम, 24 के गुणनखंडों की बात करें तो देखो 24 में किस किस का भाग जाएगा। देखो 24 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 12 दूनी 24, फिर कहेंगे इधर से 12 का भी जाएगा, फिर हमने कहा 3 का भी जाएगा, 8 तिया 24, तो इधर 8 का भी जाएगा, फिर हमने कहा 4 का भी जाएगा, कितनी बार, 6 बार, तो 6 का भी जाएगा, फिर 5 का नहीं जाएगा, 6 का गया, 7 का गया, 7 का नहीं जाएगा, 8 का, 12 का, और 12 के बाद सीधा 24 का। तो ये सारे इसके क्या कहलाए, गुणनखंड। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 4 5 6 7 8, कितने गुणनखंड हुए इसके, 8 गुणनखंड हुए। कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये इसके 8 गुणनखंड है। तो सीमित हुई ना इनकी संख्या। अब मैं इसी 24 के अभाज्य गुणनखंडों की बात करूं तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड याद करने की दो विधियां होती हैं। एक तो आप उसमें कंटिन्यू भाग देते जाओ, जैसे कि 24 है, पहले 2 का भाग दो, कितनी बार गया, 12 बार गया, फिर 2 का 2 कितनी बार गया, 6 बार गया, फिर 2 का 2 3 बार गया, फिर 3 का 2 1 बार गया। तो ये सारी संख्याएं कैसी आ गई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये आ गई अभाज्य संख्या। तो ये कहलाते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड, कि भाई 2 आया 3 बार और 3 आया 1 बार। तो ये हो गए इसके टोटल कितने, 4 अभाज्य गुण। तो अभाज्य गुणनखंड तो 4 है और कुल गुणनखंड कितने हैं, 8 है। तो ये अंतर होता है अभाज्य और कुल गुणनखंड में। अब दो तरीके के हो गए गुणनखंड भी, एक अभाज्य और एक कुल। अब ये कुल निकालने के भी तरीके दूसरा भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद बात करते हैं गुणनखंड के बाद बात आती है गुणज की। एक तो गुणनखंड का मतलब तो हो गए टुकड़े। अब दूसरी बात करें गुणज। गुणज क्या होता है, देखिए गुणज का मतलब होता है किसी संख्या को अन्य संख्या से गुणा करने के बाद जो आता है वो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 6 की बात करूं तो 6 को 1 से गुणा करने पे मिलता है 6, 2 से करने पे मिलता है 12, 3 से करने पे मिलता है 18, 4 से करने पे 24, 5 से करने पे 30, 6 से करने पे 36। यानी कि 6 को किसी भी प्राकृत संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो कहलाता है इसका गुणज। तो ये 6 12 18 24 36 30, ये सब क्या है, 6 के गुणज है। अब अगर मैं कहूं कि बताओ गुणज कितने होते हैं, तो जिस भी संख्या का गुणज निकाल रहे हैं, मान लो 6 का गुणज निकाल रहे हैं, तो वो 100% या तो 6 के बराबर होगा या 6 से बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि अनंत तक की संख्या हो सकती है, कितना भी बड़ा हो सकता है 6 का गुणज। तो गुणज जो होते हैं वो अनंत होते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती, असीमित होते हैं, जबकि गुणनखंड हमेशा सीमित होते हैं। ठीक है, चलो ये सारी बातें हमने कर ली हैं। अब हम बात करते हैं आगे प्रश्नों की, किस तरीके के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। स्पेस था हमारे पास, फिर भी हमने यूज नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं। प्रश्न है हमारा, 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। देखो, यदि प्रश्न पूछा जाता है, चलो 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो ये निकाल लेते हैं। या तो ऐसे 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 दो दो से मल्टीप्लाई करके, ऐसे 2 से भाग दो, फिर ये आएगा 60, फिर 2 से देंगे 30, फिर 2 से देंगे 15, फिर 3 से देंगे 5, और फिर 5 से देंगे 1। तो या तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो टोटल कितने हो गए, 3 और 1 4 और 1 5। जब यहाँ पे इस तरीके से हम जब लिख देते हैं तो इनकी जो पावर होती है, इनकी पावर का योग कर लेते हैं। इनकी पावर का योग क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। पावर का योग जो है वो होता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। और यदि कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो उसके लिए भी बताऊंगी, पहले इसको हम एक बार और कर लेते हैं। 120 के अभाज्य गुणनखंड, एक तो ये तरीका है निकालने का। दूसरा तरीका है 120 को हम लिख सकते हैं 12 गुणा 10, 12 गुणा 10। 12 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5। 4 गुणा 3 को हम इसको 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो ये हो गया 2 की पावर तो कितनी हो गई 2, और 1 ये रही 3, और इधर से 3 की पावर 1, और ये 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो ये हो गया, वापस से देखो यही चीज आ गई, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1।
यदि इनके पावर का योग कर दे 3 + 1 + 1 टोटल कितना हुआ 5, तो ये आ जाती है इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। आगे इतनी बात समझ में। क्या पूछा है, कितनी संख्या आई 5, 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो ऑप्शन हो जाएगा बी 5। ठीक है, चलो हमने कहा कि एक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो यहां पे हम इसका सूत्र भी लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, घात का योग, घातों का योग, घातों का योग। जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, घातों का योग होता है, जो भी घात निकल के आते हैं उसका योग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10 गुणा 15 गुणा 21 गुणा 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इन सबको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दो। 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 15, उसके बाद 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 7, 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5। तो ये सारी एक मिनट, ये मैंने 15 लिख दिया ना, 3 गुणा 5 आता है यहाँ पे। ये सारे जो है ये अभाज्य गुणनखंड है। या तो इन सभी को जोड़ के लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन के लिख दो कि भाई 8 इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। ये क्या, अच्छा ये देख रहे थे ना, ऑप्शन बी। कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, ऑप्शन बी। या फिर इसके पावर के रूप में लिख दो, 2 की पावर कितनी, 2 की पावर 1, फिर 3, 3 की पावर कितनी, 3 की पावर 2, फिर 5, 5 की पावर 1 2 3 4, 5 की पावर 4, और फिर इधर 7 की पावर 1। अच्छा अभी मैंने क्या बोल दिया, 1 2 3 6 7 8, कितने हो गए, अच्छा ये 1 है, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8। यहां से भी हम इसकी पावर गिन करके लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वापस से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देख लेते हैं। 17 गुणा 13 गुणा 25 गुणा 57। देखो 17 एक अभाज्य संख्या है, कुछ याद भी होनी चाहिए आपको, 17 की अभाज्य संख्या कम से कम। 17 एक अभाज्य संख्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या, इसके आगे टुकड़े संभव नहीं है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5, और इधर है 57, 57 को हम लिख सकते हैं 19 गुणा 3, तो ये भी एक टुकड़े हो गए। अब देखो केवल पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 और 6, इसका जवाब हो जाएगा 6। या चाहो तो पावर के रूप में लिखोगे तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, उसके बाद 7 की पावर 1, सॉरी 7 नहीं 17, उसके बाद 17 के बाद 5 की पावर 2 हो गई, 13 की पावर 1 और 19 की पावर भी 1। कितनी हो गई, 1 और 2 3, 3 और 3 6, आंसर 6। अब देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट प्रश्न है कुल गुणनखंडों की बात करें। चलिए यहाँ पे एक बात बता देती हूँ मैं, यदि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ हो कि भाई a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंड, कौन सा गुणनखंडों की संख्या पूछी है, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या कहा मैंने, पावर का योग कर देंगे तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी p प्लस q प्लस r। अगर a की पावर p है, b की पावर q है और c की पावर r है, और आपसे पूछे कि बताओ इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो हम क्या लिखेंगे, p प्लस q प्लस r। चलिए अब हम कुल गुणनखंडों की बात करके इसी को ही कुल गुणनखंडों के फॉर्मूले के रूप में अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो प्रश्न है हमारा 480 के कुल गुणनखंड कितने हैं। चलो इससे पहले हम कोई छोटी सी संख्या लेते हैं, उसके कुल गुणनखंड देखते हैं। मान लो हमने ले लिया 6, 6 के गुणनखंड देखें तो 2 गुणा 3 होता है, यानी कि 2 की पावर भी 1 और 3 की पावर भी 1।
तो अगर हम यहाँ पे हमसे कोई पूछता कि भाई अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, तो इसकी घातों को जोड़ देते, दो, एक और एक, दो। तो अभाज्य गुणनखंड तो हो जाते दो, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कुल गुणनखंड। तो देखो कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इनकी जो पावर होती है ना, उस पावर में एक जोड़ दो। जैसे यहाँ पे दो की पावर एक है, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो दो आ जाएगा, गुणा दूसरा अभाज्य गुणनखंड है, उसकी पावर कितनी है, उसकी भी एक है, तो एक में दो, एक और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, दो, और दो को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, चार। तो यहाँ पे छह के कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, चार। कौन कौन से, देखो छह में किस किस का भाग जाता है, एक का, दो का, तीन का और छह का। तो कितने हुए टोटल गुणनखंड, चार हुए। तो ये चार आंसर जो आया है ना, वो यही आया है, इसी तरीके से है। अब हमें तो केवल किसका निकालना है, हमें निकालना है 480 के कुल गुणनखंड। देखो यहाँ पे मैं स्पेस जो है खाली उसमें करते हैं हम, 480 का कुल गुणनखंड निकालना है। 480, 480, 8 छंग 48, 8 गुणा 6 गुणा 10, 8 छंग 48, 48 गुणा 10 करेंगे तो 480। अब देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। अब देखिए दो कितने हो गए भाई, दो की पावर हो गई तीन, ये और एक, ये और एक, ये यानी कि टोटल 5, गुणा तीन की पावर हो गई एक, और 5 की पावर हो गई एक। अब देखो कितने गुणनखंड हुए इसमें अभाज्य, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात। अभाज्य गुणनखंड तो कितने हो गए, सात हो गए। पावर का योग करके देखो, पांच और एक छह और एक सात। और यदि पूछे कि भाई कुल गुणनखंड कितने हुए, तो देखो कुल गुणनखंड में मैंने क्या बताया कि इनके जो पावर है उसमें एक जोड़ो। पहले तो पांच लिखा हुआ है तो यहाँ जोड़ो छह, एक जोड़ देंगे छह हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है एक, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा। यहाँ लिखा है एक तो दो हो जाएगा, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 6 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 6 दूनी 12 दूनी 24। तो दो 480 में टोटल जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 24। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूं, देखो 24 इसका यहाँ पे आंसर दिया हुआ होगा, ये रहा देखो 24, ऑप्शन डी। क्या उत्तर हो जाएगा, 480 के कुल गुणनखंड कितने हैं, 24। अब यदि मैं इसके फॉर्मूले के रूप में देखूं, मैंने कहा कि भाई ए की पावर है पी, बी की पावर है क्यू, और सी की पावर है आर। इन ये एक पूरा व्यंजक है, और इसमें हमें कुल गुणनखंड पूछे कि कुल गुणनखंड कितने, तो हम क्या करेंगे, जो भी घात है, जैसे पी घात है तो पी में एक जोड़ेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर क्यू में एक जोड़ेंगे, फिर आर में एक जोड़ेंगे, और आर में एक जोड़ेंगे, और इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी उत्तर आएगा वही इसमें क्या होगा, इस ए की पावर पी, बी की पावर क्यू और सी की पावर आर के कुल गुणनखंड होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 560, 560 के कुल गुणनखंड कितने हैं, 560 के कुल गुणनखंड, 560, 14 चौक 56, 14 गुणा 40, या इसको 4 गुणा 10 भी लिख सकते हैं। 14 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 7, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। तो देखो 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 2 की पावर हो गई 4, उसके बाद यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 5, तो 7 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 2 की पावर 4, 7 की पावर 1 और 5 की पावर 1। टोटल कुल गुण जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हो गए, पावरों का योग कर दो, 4 और एक 5 और एक 6। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो हो गई 6, और वो 6 कौन कौन सी है, 2 की पावर 4, यानी कि 4 बार 2 और एक बार 5 और एक बार 7। ठीक है, अब यदि यहाँ पे लेकिन हमारा प्रश्न है कि कुल गुणनखंड बताने हैं। कुल गुणनखंड में क्या करना है, इसकी पावर में एक जोड़ देना है, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5, गुणा कर देना है, 7 की पावर कितनी है 1, एक में एक जोड़ेंगे तो 2, और 5 की पावर भी 1 है तो एक में एक जोड़ेंगे तो 2। तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये रहा ऑप्शन ए।
560 में भी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 20 है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 1440 के कुल कितने गुणनखंड है? देखो 1440, 1440 होता है 12 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। इस 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। अब देखो 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 2 की पावर तो हो गई 5, 3 की पावर 1 और 1 2, 5 की पावर 1। कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 और 2 7 और 1 8। कुल गुणनखंड पूछे तो इनमें एक जोड़ दो। 5 में एक जोड़ेंगे तो 6, 2 में एक जोड़ेंगे 3 और 1 में एक जोड़ेंगे तो 2। तो कितना हो जाएगा? 36 18, 18 दूनी 36। उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन 36। देखिए ध्यान से ऑप्शन क्या है, ये रहा 36। नेक्स्ट देखिए 3600 के कुल व अभाज्य गुणनखंड क्रम से है। कुल बताने हैं और अभाज्य बताने हैं किसके? 3600 के। 3600 के, तो 3600 को हम लिख सकते हैं 60 गुणा 60। 3600 60 गुणा 60 को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12, 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5। सेम इसको भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर तो हो जाएगा 4 और 3 की पावर हो जाएगी 2 और 5 की पावर भी हो जाएगी 2। यहाँ पे ये आ गया हमारा। अब हमको पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते क्योंकि सिंपल ही है। तो 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 2 8, तो अभाज्य गुणनखंड तो हो गया 8। अब कुल गुणनखंड निकालने के लिए 4 में 1 जोड़ो 5 आ गया, 2 में 1 जोड़ो 3 आ गया, फिर वापस से 2 में 1 जोड़ो फिर 3 आ गया। तो कितनी हुई? 3 3 9, 9 5 45, यानी कि कुल कुल जो गुणनखंड है वो कितने हुए? 45 हुए। और अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 8 हुए। क्रम से पूछे हैं, पहले अभाज्य पहले कुल पूछा और फिर अभाज्य पूछा, तो 45,8। तो ये रहा ऑप्शन सी 45,8। अब बात करते हैं, ये तो हमने बात करी कि कुल गुणनखंड कितने होते हैं और अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकालते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड की। सम और विषम गुणनखंड की बात करेंगे अभी यहाँ पे हम। देखो सम गुणनखंड क्या होता है, विषम गुणनखंड क्या होता है। सम गुणनखंड तो वो होते हैं, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे बात करूं 12 की, तो 12 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब देखो इसमें एक तो 1 और 1 है 3, ये दो तो है विषम गुणनखंड, और बाकी 2 4 6 और 8 ये 4 हैं सम गुणनखंड। तो हमें इस तरीके से अलग अलग बतानी है कि सम कितने और विषम कितने। अब देखो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से गुणनखंड करने बैठेंगे, हमने ये जो संख्या बतानी है सम और विषम गुणनखंड, ये कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है, कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है, ध्यान रखना ये चीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विषम गुणनखंड निकालेंगे, क्योंकि यदि मान लो एक विषम गुणनखंड है 3 और एक सम गुणनखंड है 2, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमको एक सम ही मिलेगा, यानी कि सम जो है वो बार बार में संख्याओं को बदल सकता है। तो इसलिए हम पहले विषम की निकालेंगे, फिर जो बचेंगे टोटल में से वो विषम हो जाएंगे। देखो 18 के सम हुए विषम गुणनखंड बताने, 18 के, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, सॉरी 2 गुणा 9, 2 गुणा 9, और 9 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, यानी कि 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। अब कुल गुणनखंड पूछे तो क्या करते हैं हम कुल गुणनखंड करते हैं, दोनों की पावर में 1 जोड़ देते, तो 1 में 1 जोड़ा 2 आ गया, और 2 में 1 जोड़ा तो 3 आ गया, और इन दोनों का गुणा जो है वो क्या होता है, कुल गुणनखंड होता है। तो कुल गुणनखंड कितने हो गए? 6 हो गए। अब 6 में से विषम कितने हैं? 6 में से विषम कितने हैं? विषम है, विषम की पावर है 2, और 2 में 1 और जोड़ा तो कितना आया? 3, यानी कि 6 में से 3 विषम है, और बच गए जो 3, 6 में से 3 घटाए तो बच गए 3,
वो 3 क्या है, सम है। तो ऑप्शन आ जाएगा ये 3 3, सम भी 3 और विषम भी 3। अगर हम इसको देखें तो देखो 18 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है 9 बार, 1 का जाता है 18 बार, फिर जाता है 3 का जाता है 6 बार, फिर 4 5 का नहीं जाता, फिर 6 का जाता है वापस 3 बार, तो वापस ये सर्कल रिपीट होगा। तो टोटल 6 गुणनखंड, जिसमें से 1 2 और 3 तो सम, और 9 3 और 1 ये हो गए विषम। तो इस तरीके से सम और विषम गुणनखंड का मान पूछे तो जो भी पावर आती है विषम की उसमें एक जोड़ दो, वो तो विषम हो जाएंगे, फिर टोटल में से उसको घटा दोगे तो वो हो जाएंगे सम। अब देखिए वापस से 420 के सम और विषम गुणनखंड। अगला प्रश्न है 420 के सम व विषम गुणनखंड बताओ। 420 6 गुणा 7 गुणा 10, तो 7 का तो 7 ही रहेगा, 6 का हम कर सकते हैं 2 गुणा 3 और 10 का कर सकते हैं 2 गुणा 5। अगर इसको कंप्लीट देखें तो 2 की पावर हो जाएगी 2, 3 की पावर हो जाएगी 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब सम और विषम गुणनखंड पूछे हैं। देखिए 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पे टोटल गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 में 1 जोड़ा तो 3, गुणा 1 में 1 जोड़ा 2, फिर 1 में 1 जोड़ा 2 और 7 में फिर 1 जोड़ा तो 2। कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी कि कुल जो गुणनखंड है वो तो हो गए 24। अब 24 में से विषम कितने हैं? 24 में से विषम गुणनखंड कितने हैं? तो कितने हो गए? सम को छोड़ दो, इसको विषम के गुणा कर दो। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो विषम तो कितने हो गए? 8 हो गए। और सम कितने हो गए? टोटल थे 24, 24 में से 8 घटाए तो कितने बच गए? 16। तो 16 जो है वो हो गए सम। तो इस तरीके से हमें पहले सम लिखना है तो पहले लिखेंगे 16 और फिर विषम लिखना है, विषम है 8, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 16,8। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट है 490 के विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। 490, 490 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 10 और 10 को लिखेंगे 2 गुणा 5। इसका मतलब 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 और 7 की पावर 2। क्या पूछा है? पहले तो विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, तो 2 3 6। तो विषम गुणनखंडों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 6। अगर सम पूछी होती तो पहले टोटल निकाल लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, टोटल थी 12, 12 में से 6 विषम है तो 6 क्या होंगे? सम होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं गुणनखंडों के योग की। गुणनखंडों के योग की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। देखो हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या के एक बार गुणनखंड निकाल के देखते हैं। देखो मैं करती हूँ 6 के गुणनखंडों का योग करके देखते हैं। पहले 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, यानी कि 2 की पावर भी 1 और 3 की पावर भी 1। अब जो भी पावर आती है उसको 0 से स्टार्ट करके लिखो। जैसे 2 की पावर 0, फिर प्लस जो 2 की पावर 1, फिर खत्म हो गए, फिर यहाँ गुणा का निशान, फिर 3 की पावर 0 और प्लस 3 की पावर 1। तो 2 की पावर 0 हो गया 1, प्लस 2 की पावर 1 हो गया 2, और इधर 3 की पावर 0 हो गया 1 और 3 की पावर 1 हो गया 3। ये तो हो गया 4 और ये हो गया 3। इन दोनों का गुणा करेंगे 4 तिया 12। तो कह रहे हैं कि 6 के जो गुणनखंडों का योग है वो 12 होगा। अब 6 के गुणनखंड देखो, 1 2 3 और 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12। बताओ आया कि नहीं आया? क्या करना है हमको? गुणनखंडों का योग करना हो तो जो भी पावर दे रखी है गुणनखंड की, अभाज्य गुणनखंड की जो पावर है, 0 से स्टार्ट करना है और वहां तक पहुंचना है, और उन सब पावरों की जो वैल्यू है उनको जोड़ते हुए फिर लास्ट में आपस में मल्टीप्लाई कर देना। चलो एक सवाल और करते हैं, फिर दिखेगा अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखो हमारा प्रश्न है 24 के सभी गुणनखंडों का योग
तो 24 के गुणनखंड करें तो 24 के गुणनखंड आते हैं 6 चौक 24, 6 का करते हैं तो 2 गुणा 3 और 4 का करते हैं तो 2 गुणा 2, यानी कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। सभी गुणनखंडों का योग पूछा है तो योग के लिए शुरू करते हैं 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और गुणा में 3 की पावर 0 है तो 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। 2 की पावर 0 कितने वो कितना हो गया 1 हो गया, फिर 2 की पावर 1 2 हो गया, फिर 2 की पावर 2 4 हो गया, फिर 2 की पावर 3 8 हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है 3 की पावर 0 1 हो गया प्लस 3 की पावर 1 3 हो गया। अब इनको जोड़ दो, 3 और 4 7, ये हो गए 15, 15 गुणा 3 और 1 4, 15 गुणा 4 15 चौके 60। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 60। ये रहा ऑप्शन सी। 24 के सभी गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए 24 गुणा 10 हो रहा है तो देखो 10 को क्या 24 240 है ना, तो 24 के क्या हो गए थे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और साथ में गुणा 10 है तो 10 का होगा 2 गुणा 5, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 4। एक मिनट वापस कर देते हैं। 24 240 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 240 को हम लिख सकते हैं 24 गुणा 10। 24 के तो अभी अभी हमने निकाले थे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 और 10 के हो जाएंगे 2 गुणा 5, यानी कि टोटल करें तो 2 की पावर तो 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब गुणनखंडों का योग निकालना है तो पहले इसको 2 को लिखो 0 से स्टार्ट करके 4 तक। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। फिर आगे चलते हैं तो 4 5 का करें तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब इनको कर दे तो ये काफी बड़ा हो गया। देखो इस तरीके से बड़ा ये आ जाता है तो उसके लिए कोई दूसरा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। मैं अभी सारे प्रश्न दूसरे फॉर्मूले से करवाऊंगी। तो देखो 2 की पावर 0 तो हो गया 1, फिर 2 की पावर 1 हो गया 2, फिर 2 की पावर 2 4, फिर 2 की पावर 3 8, फिर 2 की पावर 4 हो गया 16। इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 की पावर 1 गुणा 0 गुणा 1 0 प्लस 1, फिर आगे चलेंगे 5 की पावर 0 1 और 5 की पावर 1 5, तो ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 6 गुणा 4 गुणा यहाँ हो गया 16 और 4 20, 20 और 10 30 और 1 31, 31 गुणा 4 गुणा 6, इसको गुणा करेंगे 6 चौक 24, 24 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 12 और इधर से आ जाएगा 2 और 3 दूनी 6, यानी कि 744। तो ऑप्शन आ जाएगा इसका सी 744। चलिए अब हम इसका एक दूसरा तरीका देखते हैं, काफी बड़ा हो जाता है इससे। चलो दूसरा तरीका देखते हैं गुणनखंडों के योग का। दूसरा तरीका क्या है, शुरू करते हैं हम। देखो चलो मान लो 12 से स्टार्ट करते हैं। 12 का करते हैं तो 12 का हो जाता है 4 गुणा 3, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। हम क्या करेंगे जितना भी 2 की पावर है, मतलब जो भी वैल्यू आती है उसकी पावर करेंगे पहले एक अधिक करेंगे। 2 की पावर 2 थी तो इसकी जगह हम लिखेंगे 2 की पावर 3 और उसमें से 1 घटा देंगे और नीचे लिख देंगे 2 माइनस 1 गुणा 3 की पावर 1 है तो इसकी पावर कर देंगे 2 और माइनस 1 करके लिख देंगे 3 माइनस 1। तो 2 की पावर 3 कितना हुआ 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, 7 और नीचे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 7 गुणा 3 की पावर 2 करेंगे तो 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 8 और 8 बटे यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे 4 सॉरी 2, तो 2 को 8 से काटेंगे 4, यानी कि 4 गुणा 7 बराबर 28, यानी कि 12 का अगर हम करें 12 के योग करें अगर तो वो हमारा उत्तर आता है 28। चलो दूसरा देखते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमने किया 24 का, तो 24 का क्या है 12 गुणा 2, तो 12 का था 2 की पावर 2 गुणा 2 3 की पावर 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। हमको क्या करना है जो भी यहाँ पे पावर है उससे 1 बढ़ा के लिख दो। 3 थी तो हमने लिख दी 4 और उस पावर में से 1 घटा देंगे, पावर में से नहीं कंप्लीट 2 के पावर 4 में से 1 घटा करके ये 2 माइनस 1 का पोर्शन है, ये यूं का यूं लिख देंगे और गुणा अगला सेम ऐसे ही 3 की पावर 1 की जगह लिख देंगे 2 और माइनस 1 करके 3 माइनस 1।
अब 2 की पावर 4 होता है 16, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15, 15 बटे 2 माइनस 1, 1 गुणा 3 की पावर 2 होता है 9, 9 में से 1 घटाए तो 8, और 8 बटे 2 किया तो कितना आ गया 4, यानी कि 15 गुणा 4, 15 चौके 60। कहाँ गया, ये रहा ऑप्शन सी, अभी किया था हमने। चलो 240 का करके देख लेते हैं। यहाँ करते हैं 240 का करते हैं, तो 240 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 240 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है, क्या आंसर आया था हमारा 744 आया था। देखते हैं यहाँ क्या आता है। बेटा 24 का हुआ था हमारा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, 10 हो रहा है तो गुणा 2 गुणा 5 हो रहेगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब इसका गुणनखंडों का योग लिखना है। पावर 4 है तो 1 बढ़ा देंगे, 2 की पावर 5 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 गुणा 3 की पावर 1 है तो 1 बढ़ा देंगे, 3 की पावर 2 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1 गुणा 5 की पावर 1 है तो 2 बढ़ा देंगे, माइनस 1 बटे 5 माइनस 1। क्या आ रहा है देखो, ये 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 16, और 2 की पावर 5 32, 32 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 31, 31 बटे 1, तो 31 गुणा यहाँ कितना आया था 9 माइनस 1 8, 8 बटे 2 किया तो यहाँ आया था 4 गुणा, यहाँ पे देखो 5 की पावर 2 25, 25 में से 1 घटाया तो बचा 24, और पावर 5 में से 1 घटाया तो बच गए 4, 4 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6। कितना आ गया 31 गुणा 4 गुणा 6, ये आया वापस से 31 गुणा 24, और जब 31 गुणा 24 अभी हमने किया था तो हमारा क्या आ गया था 744। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये भी कर लेते हैं इसी मेथड से। चलो ये तो हो गई। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या, हमने पढ़ी है अभी। निम्न में से, अभी अभाज्य संख्या पढ़ी थी ना हमने, कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे हमने पूछा निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी एक संख्या है जो अभाज्य है। अब अभाज्य संख्या अगर पूछी जाए तो उसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं हम। अभाज्य का मतलब ऐसी संख्या जिसका केवल एक और स्वयं से ही भाग जाती है, किसी तीसरी और अन्य संख्या से भाग नहीं जाती है। तो देख लेते हैं हम, सबसे पहले तो 2 का देखेंगे। कोई भी सम संख्या होगी तो वह अभाज्य नहीं होगी। तो देखो यहाँ सब में कोई भी सम नहीं है तो कोई सी भी अभाज्य हो सकती है। 2 के बाद हम देखेंगे 3 का, सभी अभाज्य संख्याओं से देखेंगे केवल। या फिर यूं कहें कि हम देख लें कि 400 है, 400 जो होता है ना वो 20 का वर्ग आता है, 20 का वर्ग आता है 400, और 21 का वर्ग जो होता है वो होता है 441। तो 400 और 441 के बाद की संख्या यानी कि 21 से कम की जितनी भी अभाज्य संख्या है उन सब का भाग्य देके देखेंगे इसमें कौन कौन सी है। 21 से कम की कौन कौन संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। इनमें से किसी भी संख्या का इसमें भाग जा सकता है, अदरवाइज किसी का भी भाग इसमें नहीं जाएगा अगर वो अभाज्य संख्या हुई तो। अगर अभाज्य संख्या हुई तो इनमें से किसी का भी भाग नहीं जाएगा। 2 का तो नहीं जा रहा। 3 का देखने के लिए क्या करते हैं, 3 के लिए अभाज्य विभाज्यता का नियम हमने पहले पढ़ लिया था। तो 3 के लिए विभाज्यता का नियम होता है कि जो भी संख्या होती है उनके अंकों का योग करो, 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से भाग जाएगी। देखो 7 और 3 सॉरी 4 और 5 9 और 9 18, 3 से विभाजित है तो ये संख्या अभाज्य नहीं हो सकती। आगे देखो 2 से तो नहीं जा रहा, 3 से देखते हैं। 4 और 3 7 और 7 14, 3 से भी नहीं जा रही है। फिर 3 के बाद 5 के लिए 5 इकाई का अंक होना चाहिए, 5 से भी नहीं जा रही है। 7 की बात करें तो 7 से अगर हम भाग दें तो 7 6 42 बच गए 17, 7 से भी नहीं जा रही है। फिर 11 की विभाज्यता का नियम होता है 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस करें तो 7 और 4 11 में से 3 घटाएंगे तो भी नहीं आएगा, तो ये 11 से भी नहीं जा रही। 13 की बात करें तो 13 3 39 बच गए 4 47, 13 से भी नहीं जाएगा। 17 दूनी 34, यहाँ बच गए 9 97, 17 से 97 95 नहीं, उससे भी नहीं जा रही है। इसका मतलब 19 की बात करें तो 19 दूनी 38, 38 के बाद 5 बज गए 57, 29 57, 19 से इसका भाग जा रहा है, यानी कि ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखें चलो पहले एक बार इसको देख लेते हैं। 4 और 3 7 और 7 14, 2 से तो नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, लेकिन देखो ध्यान से अगर हम देखें तो 11 का भाग जा रहा है इसमें। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और बीच में भी 7 है, 7 माइनस 7 बराबर 0, यानी कि 11 का भाग इसमें जा रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब ये बच गई, ये अभाज्य संख्या होगी। अब इसको देख लेते हैं एक बार।
4 और 4 8 और 3 11, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा 7 का देखे तो 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 23 बच गए, नहीं जा रहा। 11 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 7 माइनस 4 3 बचते हैं। 13 3 39 बच गए 53, 13 का भी नहीं जा रहा है, 13 चौक 52 होते हैं। फिर 17 का देंगे तो 17 दूनी 34 बच गए 10, 103 में भी नहीं जा रहा। 19 में देंगे 19 दूनी 38 बच गए 6 63, तो 19 का भी नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सी हो। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? यहाँ अभाज्य पूछी थी, यहाँ अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है तो मतलब जिसमें किसी न किसी संख्या का भाग जाएगा, ऐसी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पे देखो, ध्यान से अगर हम इसमें देखते हैं तो देखते ही पता चल जाना चाहिए, नहीं पता चल रहा है तो कोई बात नहीं, 2 से तो कोई सी विभाजित नहीं हो रहे, 3 से देखते हैं। जो भी 3, अब देखो ये जो संख्या है ये है 150। अगर मैं बात करूं 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग होता है 225, 10 का वर्ग होता है 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, यानी कि 13 से कम, 13 से कम जितने भी है, 13 से कम क्या क्या है? 2 3 5 7 11, बस इनमें से किसी का भाग जाना चाहिए इसमें, बाकी किसी का देखने की आवश्यकता नहीं है। 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा क्योंकि 7 और 5 12 और 1 13, 3 का भी नहीं जाएगा, इकाई में 5 नहीं है इसलिए 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का देखो देखो, 7 दूनी 14, 17 बचते नहीं जाएगा, 11 एकम 11, 4 बचते नहीं जाएगा। तो ये तो एक अभाज्य संख्या है। इसमें देखो 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का देख के देखते हैं। 7 एकम 7 बच गए 3, 7 पंजे 7 का जा रहा है इसमें, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें देखो, चलो आंसर हमारा ये बी निकल के आ रहा है। इसमें देखते हैं तो 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा है। देखो 3 और 6 9 और 2 11, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जाएगा। 7 की बात करें तो 7 तिया 21 बच गए 5 53, 7 का भी नहीं जा रहा। 11 की बात करें तो 11 दूनी 22 बच गए 4 43, इसमें भी नहीं जा रहा है, यानी कि ये भी अभाज्य संख्या है। यहां अगर बात करें, ये 3000 से ऊपर की संख्या है तो इसमें काफी आगे तक देखने की आवश्यकता है। आगे तक बोले तो 25 का करते हैं तो 625 ही आ रहा है। ये तो 2000 से ऊपर की संख्या, लगभग 4000 के आसपास की है, यानी कि साठ की बात करें तो 3600 आता है 60 में। 55 की बात करें तो 25 30, यानी कि लगभग 55 से नीचे की जो संख्या है उन्हीं के लिए इसको देखना है। तो देखो 2 3, अब यहाँ पे हमारा आंसर निकल आया तो इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या ही है। ठीक है, अब आगे देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 3 4 या 1? यहाँ पे गलती से भी 1 मत लिख देना क्योंकि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होगी? 2। 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं? अभी हमने बताया था, किस तरीके से लिखकर बताया था कि 4 4, फिर 3, 1 से लेकर के 10 तक में 4, फिर 11 से लेकर के 20 तक में 4, फिर 20 के बाद 21 से लेकर के 30 तक में 3, फिर 30 के बाद 31 और 37 2, फिर 2 2, फिर 3, फिर 2 2, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा, फिर 2 8 और ये 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रह गया, कौन सा रह गया? 2 4 और 4, फिर 3 2 2, फिर 3, फिर 2 2, मैंने मिटा दिया, दोबारा चेक करना पड़ेगा एक बार। 4 4 तो सही है, 20 के बाद 23 और 29, 0 से 10, 10 से 20, 23 और 29 2 आएगा यहाँ पे बीच में, हाँ यहाँ पे बीच में 2 आएगा, तब सही आ जाएगा। 4 4 2 2 था क्या?
शायद मेरे हिसाब से लिखा तो नहीं होगा इधर। नहीं, 50 तक की संख्या कितनी है? 15 है। देखो ये 15 संख्या है, 50 तक की कैसे हो जाएंगी? 15, 4 और 4 8, 8 फिर 2 2 थी, 4 4 2 2, ये 10 तक, ये 20 तक, ये 30 तक, ये 40 तक, फिर 41 43 और 47, 3, फिर 50 के बाद 53 और 53 और 69, फिर 2 2, ये 50, 10 20 30 40, ये 50, ये 60, ये 70, फिर 80, फिर 90 और फिर 100। 2 और 2 4 और 4 8, 8 और 5 13 14 15, 15 और 5 20। अभी भी गड़बड़ा रहा है, क्या चक्कर है? 10 20 30 40 50 60 70 80 90। स्क्रीनशॉट लिया होगा ना आपने उसको एक बार? तो ये है हमारा 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। यहाँ पे हम ये बता दिए हमने, क्या प्रश्न था हमारा? 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है? तो कितनी अभी देखा है, जैसे 15 है, 4 4, ये 3 गलत आ गया। देखो इसको मैं वापस से लिखती हूँ। क्या आएगा ये? कौन कौन सी संख्या 50 तक की होती है? देखो 4 4 2 2, फिर 3, फिर 2 2, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ये 10 तक की, ये 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। तो यहाँ तक 50 की है। देखो यहाँ तक 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 3 15। तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15। पूछे कि मान लो 20 तक कितनी है, तो 2 4 और 4 8। 30 तक पूछे पूछे तो 8 और 2 10। 40 तक पूछे तो 10 और 2 12 12, और 50 तक पूछे तो 15। 60 तक पूछे तो 17, 70 तक पूछे तो 90, 90 के बाद 70 के बाद 80 तक पूछे, 80 तक पूछे तो कितनी हो गई ये? 17 और 3 20, 2 और 2 4 और 2 6 2 8, ये 15 15 16 17 18 19, 19 और 3 22, और 90 तक पूछे तो 24, और 100 तक पूछे तो 25। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 14 की पावर 17 की पावर 14, 15 की पावर 12, 14 की पावर 18 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है तो केवल पावर का योग होता है। अब देखो 17 तो एक अभाज्य संख्या है, तो इसकी पावर तो 17 ही रहेगी। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5, यानी कि 3 भी 12 बार है और 5 भी 12 बार है। 14 को लिख सकते हैं 2 गुणा 7, तो 2 भी 18 बार है और 7 भी 18 बार है, और इनकी पावर्स का योग कर दो सबका। तो ये हो जाएगा 14 प्लस 12 दूनी 24, 14 प्लस 24 और 18 दूनी 36। कितना हो जाएगा? 10 और 4 14, 6 और 1 7, 74, 74। ऑप्शन बी। कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 74। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो पहली 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? पहली संख्या है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7 और फिर है 11। ये पहली 5 अभाज्य संख्या है, इनका जोड़ क्या होगा? तो 2 और 3 5 और 5 10, 10 और 10 20 और 8 28। तो ऑप्शन आ जाएगा बी 28। ये और भी है कि इसमें कितने हैं? चलो ये प्रश्न 3 प्रश्न और कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफी लंबी हो गई है। निम्न में से 126 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? 126 के अभाज्य गुणनखंड देखो, सबसे पहले 2 का भाग जाता है तो बिल्कुल 2 होगा। फिर 2 1 और 2 3 और 6 9, 3 का भाग भी जाएगा। फिर 7
7 एकम 7, 56, 7 8 56, 7 कब जाएगा? इसका मतलब इसके सभी अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य गुणनखंड पूछे तो सभी होंगे। निम्न में से अभाज्य संख्याएं कौन-कौन सी? अभाज्य संख्याएं कौन-कौन सी है? देखो 17, 29, 39, 39 में 3 का भाग जाता है तो ये जोड़ा अभाज्य संख्याओं का नहीं है। 47, 17, 29, 991 इधर देख लेते हैं एक बार पहले इनको। 17, 47 ये इसमें 3 का भाग जाता है तो ये भी नहीं होगा। इधर इसमें 3 का भाग जाता है तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ही ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 81 के सर्वसंभव गुणनखंड कौन से? सर्वसंभव का मतलब जितने भी संभव हो सकते हैं वो सब। गुणनखंड कौन-कौन से हैं? देखो 1 सही है, फिर 2 का भाग नहीं जाता, 3 का जाएगा। 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 का भाग जाएगा 27 बार। तो यहाँ पे हम 27 भी होगा ये भी लिख देते हैं और 1 का जाएगा 81 बार तो ये भी लिख देते हैं। फिर उसके बाद 9 का पहाड़ा बोलते हैं। 6 का बोले तो 6 एकम 6, 5 का तो जाएगा नहीं। 6 का देखें तो 2 का नहीं जा रहा तो 6 का भी नहीं जाएगा। 6 के बाद 7 का देखें तो 7 एकम 7, 11 बजते 7 का भी नहीं जाएगा। फिर 8 का देखें तो 8 का भी नहीं जाएगा। फिर जाएगा 9 का कितनी बार? 9 बार। तो बस इससे आगे कुछ नहीं होगा। तो 1, 3, 9, 27 और 81। 1, 3, 9, 27, 81 ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 1 नहीं है। 1, 3, 9, 27 है लेकिन यहाँ पे 81 नहीं है तो ये सब नहीं होंगे। सर्वसंभव गुणनखंड होंगे 1, 3, 9, 27, 81। तो ये कंप्लीट प्रश्न हमने यहाँ तक पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्न हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आए होंगे और ये वीडियो जो है वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो आपके लिए कितनी यूजफुल रही ये बताना और जो भी फीडबैक आप देना चाहो वो देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।